प्रीति अपनी कुछ सहेलियों के साथ गली में खेल रही होती है। तभी उसकी सहेली के घर आई उसकी बुआ की लड़की उसे बोलती है, कितनी सांवली लड़की है ये, तुम सबके बीच में अलग से ही चमक रही है। ऐसे मत बोल, बुरा मान जाएगी। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर वो सांवली है तो सांवली है ही ना। अपने आसपास की लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर प्रीति के मन में कभी कभी ये विचार आता कि वो इतनी सांवली क्यों है। धीरे धीरे प्रीति की शादी की उम्र हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। प्रीति, सुनो, इधर आओ। कल तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है, इसलिए तुम एक काम करो। ये उपटन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरा धो लेना। तुम्हारा सांवलापन थोड़ा कम दिखाई देगा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरी माँ होकर भी मुझे मेरे सांवले रंग का ताना दे रही हो। ताना नहीं दे रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि सांवला रंग थोड़ा कम हो जाएगा। कोई भी सबसे पहले आपके चेहरे को ही देखता है, गुण संस्कार बाद में आते हैं। प्रीति कुछ नहीं कहती। माँ के हाथ से उपटन लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रीति के पापा घर आ जाते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं, तुमने प्रीति को बता दिया ना कि कल उसे देखने वाले आ रहे हैं? अगर हमारी प्रीति का रंग थोड़ा साफ होता तो अभी तक उसकी शादी हो जाती। मैं तो थक गया हूं। अब हर हफ्ते कोई न कोई प्रीति को देखने आता है और रिजेक्ट करके चला जाता है। बस कल जो आ रहे हैं, माता रानी कृपा करे वो प्रीति को पसंद कर ले। प्रीति अपने सांवले रंग को लेकर फिर दुखी हो जाती है। उसे रोज रोज इस तरह लोगों के सामने चाय पानी ले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सांवलेपन को लेकर सभी मुझे कोसते रहते हैं। क्या सांवला रंग इतना बुरा होता है? होता ही होगा, तभी तो माँ मुझे किसी भी शादी फंक्शन में नहीं लेकर जाती। अगले दिन प्रीति को देखने वाले आते हैं और वो भी प्रीति को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। प्रीति को बहुत बुरा लगता है, पर अब किया भी क्या जा सकता था। आज भी लड़के वाले ना करके चले गए। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस रंग का इतना इशू क्यों बना लेते हैं लोग। 1 महीने तक प्रीति को देखने कोई नहीं आता। प्रीति भी चैन की सांस लेती है कि रोज रोज ड्रामा नहीं करना पड़ता। फिर एक रोज उसकी रिश्तेदार उसके घर आती है। अरे चांदनी बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। सब घर में कुशल पूर्वक तो है ना? माता रानी की कृपा है, बस तू बता कैसी है? सब ठीक ही है चांदनी, अब क्या बताऊं। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सुन चांदनी, तेरी तो बहुत जगह जान पहचान है। तू कोई रिश्ता बताना हमारी प्रीति के लिए। तुझसे झूठ नहीं कहूंगी, रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर उसके सांवले रंग की वजह से मना हो जाते हैं। अच्छा, तो तू इस वजह से परेशान है? चल फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक रिश्ता है। मैं उन लोगों से बात करती हूँ, फिर तुझे बताऊंगी। चांदनी नाश्ता पानी करके चली जाती है। दूसरे दिन वो फोन करके प्रीति की माँ को बोलती है, हेलो बहन, कैसी हो? हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ चांदनी। तूने बात करी उन लोगों से? बात की है, तभी तो तुझे फोन लगाया है। सुन, वो कल प्रीति को देखने आएंगे। कल ही? इतनी जल्दी? भाई मैंने बात करी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने तुझे बता दिया। अब तुझे जल्दी लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कहे तो मना कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें बोल दे वो आ जाएं, मैं तैयारी कर लूंगी। और वो प्रीति के पापा को फोन करके बताती है, सुनो जी, कल प्रीति को देखने वाले आ रहे हैं। आप कुछ मिठाइयाँ और नमकीन लेते आना। कौन है, कुछ पता किया तूने? चांदनी ने रिश्ता बताया है, जो तुमसे सामान मंगवाया है, बस वो लेकर घर आ जाना। अगले दिन प्रीति को देखने वाले घर आते हैं। लड़के का नाम समीर होता है और उसके साथ में उसकी माँ और पापा आए होते हैं। प्रीति सबके लिए चाय लेकर आती है। जैसे वो चाय कप में डालती है, समीर को प्रीति एक नजर में ही बहुत अच्छी लगती है। पर समीर की माँ, देखो बहन जी, बुरा नहीं मानना, पर आपकी लड़की कुछ ज्यादा सांवली नहीं है?
बहन जी, ये तो भगवान की लीला होती है, वरना हमारी प्रीति में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत ही समझदार और सुगढ़ है, और पढ़ाई में तो हमेशा से ही अव्वल रही है। तभी समीर अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। ठीक है बहन जी, हम आपको घर जाकर बताते हैं। और वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। माँ, माना कि प्रीति सांवली है, लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी लगी। उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, और मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूं बस। समीर सही कह रहा है, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लगी वैसे। पर सब रिश्तेदार क्या कहेंगे, एक लौता लड़का है और उसके लिए भी इतनी सांवली लड़की ढूंढी। माँ, उसको मेरे साथ सारी जिंदगी रहना है और मुझे उसके साथ। रिश्तेदार कहां से आ गए बीच में? आप बस उन लोगों को हाँ कह दो, मैं शादी करूंगा तो प्रीति से ही करूंगा बस। बेटे की बात सुनकर उसकी मां क्या कर सकती थी। वो शाम को फोन करके प्रीति की मां को बोलती है। हेलो बहन जी, मिठाई बंटवाओ, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख निकालकर आपसे बात करूंगी। फिर जल्दी ही शहनाई बजती है और प्रीति और समीर की शादी हो जाती है। प्रीति, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। समीर, एक बात पूछूं, आप बताएंगे? हाँ प्रीति, देखो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछने वाली हो। कहो तो मैं बता दूं कि मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम बहुत ही सादा हो और मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आई। ये सुनकर प्रीति बहुत खुश होती है और अगले दिन अब पड़ोसन आकर मुंह दिखाई की रस्म करेगी। मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है, कितनी सांवली बहू पसंद करी है, सभी ताने मारेंगी। कैसी बात कर रही हो? तुम रस्म की तैयारी करो, जो जो बोलता है उसे बोलने दो। पड़ोसन आकर प्रीति को देखती है और दबे दबे शब्दों में समीर की पसंद पर हंसती है और बातें करती है। एक दो तो प्रीति के मुंह पर ही बोल देती हैं। क्या हुआ समीर की माँ, तू क्या बहू अंधेरे में देखने गई थी? अरे बहू पसंद करते समय ये भी देखते हैं कि आगे आने वाले बच्चे किस रंग के पैदा होंगे। अब मैं क्या करूं बहन, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। ये तो समीर की पसंद है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सब चले जाते हैं। तब प्रीति के सामने ही उफ, कितनी बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे। और प्रीति, जरा सा क्रीम पाउडर ज्यादा नहीं लगा सकती थी? चल जा, हो गई रस्म, अब जाकर बैठ अपने कमरे में। नई नवेली प्रीति अपने रंग की वजह से फिर शर्मिंदा होती है और रोने लगती है। तभी समीर आता है। ओहो, तो मोहतरमा जी यहां बैठकर रो रही हैं। आपको भी शर्म आएगी ना अपने दोस्तों से मिलवाते हुए मुझे। देखो, तुम्हें मैंने पसंद किया है तो तुम्हें किसी की भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे दिल को बहुत सुंदर लगती हो, समझी तुम? अब जल्दी से ही आंसू पोंछो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। प्रीति की सास सांवलेपन के ताने देती रहती है। ये कैसी चाय बनाई है तुमने, बिल्कुल अपने रंग जैसी। कभी कभी कहती थी, इधर उधर मेरे सामने इस तरह मत घूमा कर, तुझे देखकर ही मेरे दिल में खौफ हो जाता है। और कई बार ये बातें समीर भी सुन लेता है, पर वो अपनी माँ का स्वभाव जानता था, इसलिए वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एक रात अचानक बारिश आती है और सुबह के टाइम समीर की माँ बाहर गार्डन में सफाई करने जाती है और तभी बहुत तेज फिसल जाती है। हाय रे मैया, मेरी तो कमर टूट गई। समीर भाग के जाता है और अपनी माँ को उठाता है और फिर गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। प्रीति और उसका पापा भी साथ में होता है। डॉक्टर देखने के बाद बोलते हैं कि इनके पैर में फ्रैक्चर आया है, तो अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रुकेंगी। पापा जी, आप और समीर घर चले जाओ, मम्मी की देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं नहीं बहू, तुम घर जाओ, मैं यहां रुक सकता हूं। नहीं पापा, प्रीति सही कह रही है,
ये केबिन लेडीज का है, उसी का रुकना ठीक रहेगा। मिलने वाले टाइम पर हम आ जाएंगे। और प्रीति, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, मैं मम्मी जी को देख लेती हूँ। प्रीति 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर अपनी सास की बहुत सेवा करती है। यह देख के उसकी सास भी शर्मिंदा होती है। अगले दिन समीर अपनी मां को लेकर घर आ जाता है। घर आकर भी प्रीति अपने सास की बहुत सेवा करती है और एक ही हफ्ते में वो धीरे धीरे चलने लगती है। और उसी दिन शाम को, प्रीति बेटा इधर आ। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे। मैंने हमेशा तेरे रंग को बहुत ताने दिए, पर तूने जिस तरह से मेरी सेवा की है, मैं जान गई हूँ कि गोरा काला कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा होता है अच्छे दिल का होना, जो कि तुम्हारे अंदर है। समीर ये बातें सुन लेता है और अपनी मां के पास जाकर बैठ जाता है। मैं मम्मी जी के लिए सूप बनाकर लाती हूँ और आपके लिए चाय। प्रीति के जाने के बाद समीर की मां उससे कहती है, बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ मां, बोलो ना। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। मैंने प्रीति को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन उस लड़की ने आज तक कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं सब जानता हूं मां, मैंने भी कई बार आपको उसको ताने देते हुए सुना है, पर तुम यकीन नहीं करोगी कि प्रीति ने आज तक मुझे कभी भी आपके बारे में कुछ नहीं कहा। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरा रवैया तुम्हारे साथ सही नहीं था, पर आज मैं जान गई हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए गरीबी एक अभिशाप होती है। गरीबी मरने तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। उन्हीं लोगों में से एक थी मटकी। मटकी एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। मटकी अब शादी के लायक हो गई थी। उसके बूढ़े माँ बाप को उसकी शादी की चिंता खाई जा रही थी, क्योंकि गांव वाले भी अब उन्हें ताना मारने लगे थे कि जवान लड़की को घर पर बैठा कर रखा है। एक बार की बात है, मटकी की माँ मटकी से कहती है, देख मटकी, अब तू शादी के लायक हो गई है। तेरे पिताजी तेरे लिए लड़का देखने के लिए गए हैं। लेकिन माँ, इतने पैसे तुम्हारे पास हैं कि तुम मेरी शादी कर सको? हाँ बेटी, तेरे पैदा होने के समय से ही हमने तेरे लिए कुछ पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। पर बेटी, तू शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। मटकी कहती है, ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शाम को मटकी के पिताजी भी घर आ जाते हैं और वो मटकी से कहते हैं, देख मटकी बेटी, मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है। कल वो तुझे देखने आने वाले हैं, जरा अच्छे से तैयार हो जाना। मटकी ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कुछ लोग मटकी के घर आते हैं, पर घर की हालत देखकर वो थोड़ा हिचकते हैं और आपस में बातें करते हैं। जरा इनके घर के हालात तो देखो। इनसे रिश्ता जोड़ेंगे तो हमें अपने लड़के के लिए तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। इतने में मटकी की माँ मटकी को लेकर आती है। मटकी ने भी पुराने कपड़े ही पहने थे। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में मटकी कहती है, देखो जी, आप सब यहाँ पर आए हैं। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास आप लोगों को दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाद में मत कहना कि कुछ नहीं मिला। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अच्छा बेटी, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम सुमन लता है और मेरे माँ बाप मुझे प्यार से मटकी कहते हैं। मैंने 12वीं क्लास फर्स्ट क्लास में पास की थी और अब ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर। मटकी की माँ उसे बैठने के लिए और चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन मटकी थी कि बोलती ही चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग कहते हैं, देखो जी,
हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन एक बार हम अपने बेटे से आपकी बेटी को मिलवाना चाहते हैं। कल हम उसे आपके घर भेज देंगे, फिर उसके बाद ही हम कुछ फैसला करेंगे। ऐसा कहकर वो सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मटकी की माँ मटकी से कहती है, अरे मटकी, तुझे अकल है कि नहीं? ऐसे बात करता है क्या कोई लड़के वालों के सामने? अरे माँ, वो भी तो इंसान ही लग रहे थे, मैंने कौन सा गलत बोला? जो सच था वही बोला। कुछ देर तक उनकी बातें ही चलती रहती हैं, फिर रात हो जाती है। अगले दिन सुबह कैलाश मटकी से मिलने आता है। वो मटकी को देखते ही पसंद कर लेता है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो? मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ने देंगे? क्या तुम परिवार को संभालते हुए पढ़ाई के लिए समय निकाल लोगी? हाँ, आप वो सब मुझ पे छोड़ दो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारे पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिनों में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़के के घर तो बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी, पर मटकी के घर कुछ खास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने बस गिने चुने लोगों को ही शादी पर बुलाया था। घर भी कुछ खास नहीं सजाया था। मटकी को लग ही नहीं रहा था कि उसकी शादी है। मटकी की एक सहेली की भी शादी होने वाली थी, पर उसके माँ बाप तो थोड़ा अमीर थे, तो उन्होंने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। दूर से ही लग रहा था कि शादी वाला घर है। मटकी को ये देखकर अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था। पैसे की कमी की वजह से मटकी अपने लिए कुछ खास कपड़े नहीं खरीद पाई थी। जैसे तैसे करके मटकी की शादी हो जाती है। ये लीजिए बाबूजी चाय, और मम्मी जी ये आपकी चाय। वाह वाह बहू, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है तुमने। मटकी ससुराल में सुबह से उठकर काम में लग जाती थी और समय निकालकर वो पढ़ाई भी कर लेती थी। ससुराल पहुंचकर कुछ ही दिनों में मटकी ने सबका दिल जीत लिया था। सब उससे खुश थे। वो इस बात को भूल गए थे कि मटकी बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी सास को ये बात अब भी खटक रही थी कि मटकी के घर से उसे कुछ नहीं मिला, तो उसके दहेज के लिए मटकी को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो दिन रात मटकी को ताना देती रहती थी। कैलाश अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर जाता रहता था और हफ्ते में संडे के दिन ही वो मटकी के साथ रहता था। इसीलिए उसने अभी तक कैलाश को कुछ भी नहीं बताया था। एक बार कैलाश के शहर जाने के बाद मटकी घर का काम कर रही थी। अरे बहू, कहाँ रह गई अभी तक? खाना नहीं बनाया तूने? पता नहीं क्या करती रहती है। बन गया माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। मटकी खाना लेकर अपनी सास के पास जाती है तो वो खाना नीचे गिरा देती है और मटकी को बहुत बुरा भला कहती है। ये कैसी सब्जी बनाई है? क्या तेरी माँ ने तुझे यही बनाना सिखाया है? देख, इस घर में रहना है तो अच्छे से खाना बनाना सीख ले, वरना तुझे तेरी माँ के पास भिजवा दूंगी। अब उसकी सास उसको हर बात में टोकने लगी थी। सुबह से रात तक उसको बुरा भला कहती रहती थी। मटकी बहुत दुखी रहने लगी थी और एक दिन उसकी सास ने उसको इतना कुछ कहा कि वो परेशान होकर अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो अपने माँ बाप को सारी बात बता देती है। मटकी के पिताजी कहते हैं, मुझे माफ कर दे मटकी बेटी, मैंने तुझे गलत लोगों के हाथ दे दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ, मुझे तो बस पहले से ही शक था कि कोई बिना कुछ लिए दिए एक गरीब से शादी कैसे कर सकता है, पर हम भी क्या करते, मजबूर थे। कुंवारी लड़की को कब तक घर में बैठाकर रखते। इतने में मटकी कहती है, माँ, अब तो तू बहुत खुश होगी ना कि तेरी गरीब बेटी की भी शादी हो गई और टूट भी गई। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बातें मत कर। मटकी घर से बाहर चली जाती है और शाम को घर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हम जैसे गरीब लोगों को सरकार पैसे देती है पढ़ने के लिए। मैं शहर जाकर पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ तो लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। उसकी माँ कहती है,
ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। मटकी शहर चली गई और उसने वहां पर बहुत मेहनत की और कुछ समय बाद जब वो लौटी तो वो एक स्कूल टीचर बन गई थी। उसकी माँ ने जब ये देखा तो उसे अपनी गरीब बेटी पर बड़ा गर्व हुआ। अब उसकी बेटी गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी और कुछ दिनों में ही उसकी गरीबी दूर हो गई थी। एक दिन की बात है, मटकी स्कूल में पढ़ाकर वापस अपने घर जा रही थी कि तभी उसका पति कैलाश वहां से जा रहा था। वो मटकी को पहचान लेता है और उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और फिर वो मटकी को अपनी कहानी सुनाता है कि अब वो अपने माँ बाप से अलग रहता है, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था तो उसने भी उसी दिन अपने घर को छोड़ दिया। वो कहता है कि वो उसे तब से ढूंढ रहा है और वो मटकी के साथ रहना चाहता है, लेकिन मटकी नहीं मानती। देखिए, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और वो वहां से आगे अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर कैलाश मटकी के घर जाता है और उसके माँ बाप से माफी मांगता है और उसके माँ बाप उसे माफ कर देते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं। देख बेटी मटकी, जवाई जी अगर इतना बोल रहे हैं तो तुमको इनके साथ चले जाना चाहिए। बेटा हम तो बूढ़े हो गए हैं, आज हैं कल नहीं, लेकिन तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटी। चाहे कुछ भी हो बापू, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मटकी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम यहीं पर रहेंगे। जब तक तुम्हारे माँ बापू हैं तब तक हम दोनों यहीं पर रहेंगे। मटकी भी मान जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं। कुलदीप की पत्नी को गुजरे काफी अरसा हो गया था। कुलदीप की एक 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम काजल था। काजल बहुत ही प्यारी लड़की थी। कुलदीप ने अपनी पत्नी के गुजरने के बाद दूसरी शादी नहीं की। उसे लगता था कि उसकी सौतेली माँ आकर बेटी को परेशान करेगी। कुलदीप एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते थे। उन्हीं वर्कर में एक रामदीन था। रामदीन काफी बूढ़ा हो गया था और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक बेटा था। रामदीन की बेटी भानुप्रिया जब बहुत छोटी होती है उसकी माँ गुजर जाती है और रामदीन शकुंतला से शादी करके भानुप्रिया के लिए माँ लेकर आता है। लेकिन भानुप्रिया की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी भी उसे माँ जैसा प्यार नहीं दिया था। एक दिन रामदीन इसी सोच विचार में बैठा हुआ था कि बेटी की शादी कैसे करूं। तभी कुलदीप वहां आ जाता है। रामदीन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं काफी देर से देख रहा हूं आप यहीं बैठे हुए हैं। क्या आपको काम नहीं करना? नहीं नहीं साहब, बस मैं थोड़ा सा कुछ सोचने लग गया था, इसलिए यहां बैठ गया। मैं अभी काम पर लग जाता हूं। हो सकता है आपकी कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी आप फैक्ट्री में हैं, तो प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ जी मालिक, मैं अभी अपने काम पर लग जाता हूँ। रामदीन के वहां पर जाने के बाद कुलदीप अपने मैनेजर से बोलता है। क्या हुआ? आज रामदीन बहुत उदास बैठा हुआ था। मैं काफी समय से देख रहा हूं, ये बहुत मेहनती इंसान है। जरूर कोई प्रॉब्लम है, तुम पता करके बताओ। अगर उन्हें पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बताना। हाँ ठीक है सर, मैं अभी पता करके बताता हूँ। काफी देर बाद मैनेजर कुलदीप को जाकर बताता है। सर, रामदीन के घर की कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसकी बेटी शादी के लायक हो गई है और उनकी दूसरी पत्नी ने उनके द्वारा दिए गए आज तक जितने भी पैसे थे वो देने से मना कर दिया है और वो चिंता में घुले जा रहे हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। ओहो, ये तो बहुत परेशानी की बात है। क्या कहा तुमने? उनकी बेटी सौतेली माँ? अ, अच्छा, तो रामदीन जी ने दूसरी शादी की है और सौतेली माँ बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या यही कहना चाहते हो? हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहता ऑफिस से घर जाने के बाद कुलदीप अपनी बेटी के साथ खाना खाते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उन्हें रामदीन का ख्याल आता है।
उस बेचारी लड़की ने बचपन से अपनी सौतेली माँ का जुल्म सहा है। ऐसी ही कोई लड़की मेरी काजल की माँ बन सकती है, क्योंकि वो काजल के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेगी जो उसने खुद अपनी जिंदगी में सहा हो। अगर उनकी बेटी मुझे अच्छी लगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अगले दिन सुबह काजल को स्कूल छोड़ने के बाद जब कुलदीप ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि रामदीन आज छुट्टी पर है। इसी बहाने से वो रामदीन के घर जाता है। रामदीन के घर पर अरे मालिक, आप मुझ गरीब की कुटिया में कुछ दिनों से मैं काफी परेशान चल रहा हूं, इसलिए कहीं आप मुझे नौकरी से निकालने के लिए तो नहीं आए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हो रामदीन जी? मैं तो यहाँ आपका हाल चाल पूछने आया था। तभी भानुप्रिया एक ट्रे में पानी और चाय लेकर आती है। देखने में भानुप्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी। कुलदीप को अपनी बेटी के लिए ऐसी माँ चाहिए थी। भानुप्रिया के वहां से जाने के बाद देखिए रामदीन जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी बेटी काजल 10 साल की हो गई है और मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने दूसरी शादी की है और आपकी दूसरी पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो उस दुख को जरूर समझेगी। क्या मैं आपसे भानुप्रिया का हाथ मांग सकता हूँ? ये सुनकर रामदीन रोने लगता है। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझ गरीब के तो भाग ही जग जाएंगे अगर मेरी बेटी आप जैसे सुशील इंसान के यहाँ ब्याई गई तो ठीक है, इस हफ्ते किसी भी दिन शुभ मुहूर्त निकलवा लीजिए। मैं भानुप्रिया से शादी करने वाला हूँ और आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। अगले हफ्ते कुलदीप भानुप्रिया से शादी करके उसे घर ले आता है और काजल से बोलता है, काजल बेटा देखो, तुम्हारे लिए मैं मम्मी लेकर आया हूँ। आज से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी और तुम अपनी माँ को कभी परेशान मत करना। मुझे कोई मावा नहीं चाहिए। मेरी सब दोस्त कहती हैं सौतेली माँ बहुत खराब होती है और वो बहुत मारती पीटती है, सारे घर का काम कराती है। बेटा, लोग बाग ऐसी बातें बोलते ही रहते हैं, तुम उन बातों पर ध्यान मत दो। ये भानुप्रिया है और ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। तभी भानुप्रिया आगे जाकर काजल के हाथों को पकड़ती है। तभी काजल गुस्से में उसके हाथ झटक देती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। तुम दुखी मत होना, उसे आदत नहीं है घर में किसी और के होने की, और वो और बच्चों की बातें सुनकर परेशान है। और मुझे पूरी उम्मीद है भानु कि तुम एक अच्छी माँ साबित होगी। मैं समझ सकती हूँ अभी काजल पर क्या गुजर रही है। ये सब मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार देख चुकी हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं काजल का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जैसा कि भानुप्रिया सोचती है कि वो काजल को किसी तरह मना लेगी, काजल उसकी कोई भी बात नहीं मानती। वो हर वक्त अपनी माँ को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहती। कभी भानुप्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती तो काजल बाहर से कुंडी लगा देती। अगर वो टीवी देखती तो वो चुपके से तार निकाल देती। और एक दिन तो हद ही कर दी। भानुप्रिया नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो बाहर से काजल कुंडी लगाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है और पूरा दिन घर ही नहीं आती। पूरे दिन बाथरूम में भानुप्रिया बंद हुए परेशान हो जाती है। तभी शाम को कुलदीप घर आ जाता है। काजल, क्या तुम वापस आ गई हो? बेटा, अगर आ गई हो तो बाथरूम की कुंडी खोलो। कुलदीप भानुप्रिया की आवाज सुनकर कुंडी खोलता है। अरे, तुम्हें बाथरूम में किसने बंद किया? शायद काजल से गलती से कुंडी बंद हो गई और वो अपनी सहेलियों से मिलने चली गई है। आज नौकर भी छुट्टी पर है, इसलिए मैं सुबह से बाथरूम में बंद हूँ। तभी काजल आ जाती है और अपने पापा को वहां देखकर घबरा जाती है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है काजल तुमने? तुम कुंडी बंद करके क्यों गई? अरे, आपको समझने में गलती हुई है। मैंने कहा ना कि काजल को अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना था। मैंने कहा कुंडी बंद करके जाना। उसने सोचा कि बाथरूम की, इसलिए वो गलती से बाथरूम की कुंडी बंद करके चली गई। आप इसे मत डांटो। और जब काजल ये देखती है कि भानुप्रिया उसकी साइड ले रही है तो उसे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो वहां से चली जाती है। मैं तो समझती थी कि सौतेली माँ बहुत खराब होती है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
मेरी सौतेली माँ तो मेरी कोई भी शिकायत पापा से नहीं लगाती, जबकि मैं उन्हें इतना परेशान करती हूँ। क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती? मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी। अगले दिन सुबह कुलदीप के जाने के बाद काजल भानुप्रिया के पास आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। जब से आप इस घर में आई हो मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। उसके बावजूद भी आपने कभी पापा से मेरी शिकायत नहीं लगाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है काजल। तुम्हारी दोस्तों ने जैसा बोला तुमने वैसा ही सोचा। पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे पास भी एक सौतेली माँ है जिन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करती होगी। पर तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी माँ बेटी बनेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि सौतेला जैसा कुछ नहीं होता। आप सही कह रही हो माँ। आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। भानुप्रिया काजल को गले लगा लेती है। उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता है और काजल बड़ी हो जाती है। भानुप्रिया ने काजल को घर की एक एक चीज सिखाई होती है और पढ़ाई में भी काजल की वो बहुत मदद करती है। काजल शादी के लायक हो जाती है और कुलदीप उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगता है। देखिए कुलदीप, काजल के लिए कोई ऊंचा खानदान देख लो, लेकिन लड़का ऐसा देखना जो हीरे के जैसा हो, पढ़ा लिखा, समझदार और जो हमारी काजल को बहुत अच्छे से रखे। सब लोग खानदान देखते हैं, रुपया पैसा देखते हैं, लेकिन कोई भी लड़का नहीं देखता कि लड़के में क्या गुण है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करूँ जो उसे हमेशा खुश रखे, उसकी इज्जत करे। तुम्हारे इतने उच्च विचार सुनकर भानुप्रिया, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पत्नी के रूप में तुम्हारा चुनाव किया था। इतना तो शायद काजल की सगी माँ भी उसके बारे में नहीं सोचती। तभी काजल वहां आ जाती है और अपने पापा की बात सुनने के बाद बोलती है, पापा, ये मेरी सौतेली नहीं बल्कि सगी से भी बढ़कर अच्छी माँ है। इन्होंने मुझे जिंदगी में अच्छा बुरा सिखाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी के भी आगे सर उठाकर खड़ी हो सकती हूँ और जहां मेरी माँ कहेगी मैं वही शादी करूंगी। ये सुनकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी ऐसे ही लड़के के साथ कराऊंगा जो भानुप्रिया ने पसंद किया होगा। उसके बाद कुलदीप काजल के लिए बहुत सारे रिश्ते देखता है। भानुप्रिया भी हर रिश्ते की अच्छे से छानबीन करती है। अंत में भानुप्रिया को अपनी पसंद का लड़का समीर मिल जाता है। कुलदीप, मैंने समीर के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारी काजल को हमेशा खुश रखेगा। मैंने देखा है वो अपने घर में अपनी माँ बहनों को भी बहुत इज्जत देता है। काजल उस घर में बहुत सुखी रहेगी। मैंने भी समीर के बारे में जानकारी निकाली है। जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। वो बहुत अच्छा कमाता भी है और सबकी इज्जत भी करता है। उसके बाद भानुप्रिया और कुलदीप काजल की शादी समीर के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। शादी के 2 साल बाद जब एक दिन काजल घर आती है तो अपनी माँ को बोलती है, माँ, आप सचमुच में बहुत अच्छी हो। आपने जिस घर में मेरी शादी की है वहां मैं बहुत खुश हूँ और समीर के घर वालों के साथ साथ समीर भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी दी गई सलाह अनुसार माँ मैं अपना घर बहुत अच्छे से बसाऊंगी। ये सुनकर भानुप्रिया अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कुलदीप भी उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद काजल अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताती है। सुनो, मुझे शौच के लिए जाना है। यहाँ पर कहाँ जाना होगा? लगता है तुम न्यू एडमिशन हो। यहाँ से सीधे जाओ और बाईं तरफ ही टॉयलेट है। सुरभि उस लड़की के द्वारा बताई गई जगह पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर कोई खेत और जंगल नहीं था। वो इधर उधर देखती है, फिर ऊपर लिखा देखती है टॉयलेट। बड़ी हिम्मत करके वो जाती है और वहां जाकर देखती है कि 4 बड़े बड़े टॉयलेट बने हुए हैं। टॉयलेट देखकर वो थोड़ी हैरान और परेशान थी। जैसे तैसे वो शौच आदि से निवृत्त होती है। ये कहानी काफी साल पुरानी है। सुरभि अपने स्कूल की सबसे मेधावी छात्र थी। उसे स्कॉलरशिप मिली तो उसके स्कूल वालों ने उसके पिताजी को समझाकर उसका एडमिशन शहर में करा दिया था। सुरभि शुरू से ही गांव में रही थी तो इसलिए गांव की चल रही परंपरा ही जानती थी। गांव में औरतें और आदमी सुबह सुबह शौच के लिए खुले मैदानों या खेत या तो जंगलों में जाते थे और सुरभि का घर खेत के बीच में ही था।
इसलिए जब भी उसे शौच आदि के लिए जाना होता तो वो अपने खेतों में ही चली जाती। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसे बंद कमरे में भी शौच किया जा सकता है। शहर की लड़कियों के बीच में उसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे सबके साथ एडजस्ट कर लेती है। और एक शौचालय के लिए लड़ाई उस दिन शुरू होती है जिस दिन सुरभि पहली बार वापस अपने गांव जाती है। माँ, तुम जाकर तो देखो एक बारी, कितना अच्छा लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तुम बिल्कुल अकेले होते हो। मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लगता है। ये ले, शौच करने में भी क्या अच्छा लगना, तेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। माँ, मैंने तो सोच लिया है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे घर में ही शादी करूंगी जिस घर में पहले से ही शौचालय होगा। इतने बड़े सपने मत देख बेटी, धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरेगी। तेरे बाबा शादी तय कराएंगे और वहीं करनी पड़ेगी। मैं कौन सा कह रही हूं कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी तो बाबा की ही मर्जी से, लेकिन ऐसे घर में ही करूंगी जहां शौचालय होगा। अब मैं इस तरह खेतों में जाकर शौच करने नहीं जाऊंगी। अच्छी बात कर रही है बेटा। शहर में तू वहां पढ़ने गई थी या शौचालय पढ़ने गई थी? सुरभि अपनी माँ को शहर के अपने हॉस्टल की एक एक बात बता रही थी। अगली सुबह सुरभि जब उठती है, पानी का लोटा हाथ में उठाए हुए खेतों की तरफ जा रही थी। आज पहली बार उसे इधर उधर देखना पड़ रहा था। आज उसे इस तरह खुले में शौच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी होता है। फिर वो मन ही मन विचार करती है कि वो जल्दी वापस अपने हॉस्टल चली जाएगी। कितने दिन की छुट्टियां मिली हैं बेटा? बस बाबा, 2 दिन की छुट्टी थी। मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। बाबा, एक बात बोलूं आपसे? हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? क्या पैसे वैसे चाहिए? बाबा, आप मेरे अगली बारी आने तक क्या घर में शौचालय बनवा देंगे? शौचालय? उसकी क्या जरूरत है? इतना बड़ा खेत रहा, हम सब बचपन से ही वहीं जाते रहे हैं। ना ना बिटिया, घर में भी भला शौचालय बनाया जाता है, पूरा घर अपवित्र हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेकार बात है बाबा। अब इसमें घर अपवित्र होने की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब तो ये हुआ, जब ये हमारे पेट में होता है तो हम भी अपवित्र हुए, और ये तो प्रक्रिया है, पूरा दिन पेट में चलती रहती है। तो क्या हम हमेशा अपवित्र ही रहते हैं? सोच बदलो बाबा, सोच बदलो। शहर में कोई भी जंगल या खेतों में नहीं जाता, वहां पर बकायदा टॉयलेट बने होते हैं। और आपको मैं क्या बताऊं कि वहां पर कितनी सेफ वाली फीलिंग आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना सुन ले, शौचालय नहीं होगा यहाँ पर। अगले दिन सुरभि गुस्से में अपना बैग उठाकर शहर चली जाती है। फिर वो 3 साल तक गांव वापस नहीं आती। जब उसके बाबा उसको चिट्ठी लिखते, वो चिट्ठी में लिख देती, टॉयलेट बनवा दो, मैं आ जाऊंगी। पर उसके बाबा टॉयलेट नहीं बनवाते, बल्कि उसका रिश्ता तय कर देते हैं और लड़के की फोटो चिट्ठी में डालकर सुरभि को भेज देते हैं। लड़का बहुत ही अच्छा दिख रहा था तो सुरभि भी हाँ कह देती है। ना चाहते हुए भी सुरभि को गांव आना पड़ता है और खुले में शौच के लिए जाना भी पड़ता है। शादी होकर जब ससुराल जाती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि वो ऐसे घर में ही शादी करेगी जहां पहले से ही शौचालय होगा। अगले दिन सुबह ससुराल में, सुरभि, सुरभि, जल्दी उठो, माँ और बहन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरा इंतजार? इतनी सुबह सुबह? पर क्यों? क्यों क्या तुम्हें शौच के लिए नहीं जाना? सुरभि झट से उठकर बैठ जाती है। क्या कहा? फिर से कहो। क्या शौच के लिए बाहर जाना होगा? सुरभि का एक ही सपना था और वो भी आंख खुलते टूट गया। विनोद की माँ और बहन के साथ शौच करने के बाद जब घर आती है, आते ही वो अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। अरे ये सब कपड़े बैग में रखने की जरूरत नहीं है, तुम अलमारी में भी रख सकती हो। अलमारी में क्यों? मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरी शादी ऐसे घर में करना जहां पर शौचालय हो, और तुम कैसे मर्द हो? तुमने सुबह सुबह अपनी नई नवेली पत्नी को ऐसे खुले में भेज दिया। गांव में सब ऐसे ही जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। गांव में जाते होंगे, पर मैं नहीं जाऊंगी। रात को आपने पूछा था ना कि बताओ मुंह दिखाई में क्या चाहिए, तो आप मुझे एक शौचालय बनवा दीजिए, पर मैं इस तरह खुले में नहीं जाऊंगी। और ये बात पूरे घर में इतनी जल्दी फैल जाती है जितनी की जल्दी हवा भी नहीं चलती। शहर से पढ़कर आई है इसलिए दिमाग खराब हो रखा है,
भला घर में भी कोई शौचालय बनवाता है? अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो शादी से पहले हमें बताया जाता। ना तो किसी ने हमें कुछ बताया और ना हमसे पूछा। शौचालय तो इस घर में कभी नहीं बनेगा। अपने ही कमरे में अपने सास ससुर की बातें सुनने के बाद, देखो विनोद, मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना। मुझे न तुमसे कोई दिक्कत है न तुम्हारे घर वालों से। मैं 2 सूखी रोटी खाकर भी तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी, लेकिन अगर शौचालय नहीं है तो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुरभि मान जाओ, माँ बाबा इसके लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। जिस दिन मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी उसी दिन से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए मेरी बात मानो और जिद छोड़ दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर बगैर शौचालय में इस घर में नहीं रुकूंगी। सुरभि अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल जाती है और घोड़ा गाड़ी लेकर अपने घर चली आती है। ये क्या किया तुमने? भला कोई नई नवीली दुल्हन इस तरह घर से चली आती है क्या? माँ, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि मेरी शादी ऐसे घर में करना जहां पहले से ही शौचालय हो। आपने जब मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे भी किसी की नहीं सुननी। अभी के अभी मैं इस लड़की को वापस उसके ससुराल छोड़कर आऊंगा। इसने तो हमारी नाक कटा दी। कौन सी नाक कटा दी बाबा मैंने? क्या मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है? बस एक शौचालय वाला घर ही तो मांगा था। सुरभि के बाबा उसे वापस ससुराल जाने के लिए बोलते हैं, पर सुरभि जिद पकड़कर बैठ जाती है। और अब उसने एक नई जिद और बना ली थी कि शौचालय बनेगा तो दोनों घरों में बनेगा, मायके में भी और ससुराल में भी। ये बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सुरभि भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो भी गांव की कुछ पढ़ी लिखी लड़कियों को अपनी तरफ कर लेती है। एक दिन पंचायत बैठाई जाती है जिसमें सुरभि और सुरभि के ससुराल वाले सब इकट्ठा होते हैं। लड़की, ये बात तो बिल्कुल परंपरा बदलने वाली कर रही है। भला आज तक कभी ऐसा देखा है कि शौच के लिए शौचालय में जाना हो? चलो ठीक है, मैंने आप सबकी बात मान ली, पर यहाँ जितनी भी लड़कियां और औरतें हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज तक जब भी वो शौच के लिए बाहर गई हैं तो वो कितना आराम महसूस करती हैं। और अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो क्या करें? इस गांव से बाहर निकल कर देखो, लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है। इन बातों में कोई दम नहीं है। हमारी दादी और माँ भी ऐसे ही जाती थी। पंचायत का फैसला है कि सुरभि को अपने ससुराल जाना ही होगा। ये उसके माता पिता ही नहीं, इस गांव की भी इज्जत की बात। कौन सी इज्जत? कैसी इज्जत? मैं नहीं जानती। लड़कियां बाहर जाकर खुले में शौच करती हैं, इसमें इज्जत खराब नहीं होती है क्या? आते जाते लोग उन्हें घूरते हैं और वो मुंह छुपाए बैठी रहती हैं, जैसे शौच न कर रही हो, कोई गुनाह करने बैठी हो। पंचायत खत्म होने के बाद में विनोद सुरभि से बात करने के लिए उसे घर की छत पर ले आता है। विनोद, मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर बगैर शौचालय के नहीं। तुम्हारे इस तरह चले आने पर माँ बाबा मुझे बहुत सुना रहे हैं। सुरभि, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। तभी विनोद की बहन छत पर आती है। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी उनकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझसे पूछो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है हाथ में लोटा लेकर गलियों से निकलते हुए खेतों में जाना। जब कभी पेट खराब हो जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता है घर में बैठे रहना। मैं भी भाभी की तरह ऐसे ही घर में शादी करूंगी जहां पहले से ही शौचालय होगा। तू भी शुरू हो गई? हाँ भैया, बदलाव के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, और मैं भाभी के साथ हूं। घर में शौचालय नहीं तो शादी नहीं। सुरभि को अपनी ननद पर बहुत प्यार आता है और वो उसे गले लगा लेती है। अब दो दो बगावत के सुर घर में गूंज रहे थे। बहू को अपने घर में शौचालय चाहिए था और बेटी को शौचालय वाला ससुराल, और विनोद अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, मुझे लगता है कि सुरभि और बहन दोनों सही कह रही हैं। आप और मैं तो मर्द हैं, हम लोगों का क्या है, कहीं पर भी बैठ जाते हैं और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम बहू बेटियों की इज्जत करना चाहते हैं तो मुझे भी लगता है कि अब गांव के लोगों को घरों में शौचालय बनवाना चाहिए। बरखुदार, नई नई शादी हुई है इसलिए तेरी आवाज निकल रही है। 2 दिन में ही तो बहू की पढ़ाई हुई पट्टियां पड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हो बाबा? मैं भी अपनी बहन के लिए ऐसा ही घर ढूंढूंगा जिसमें शौचालय होगा। दबे दबे शब्दों में ही, लेकिन सुरभि के गांव और ससुराल दोनों में कई औरतें उनके साथ आकर खड़ी हो जाती हैं और गांव में फिर से एक पंचायत बुलाई जाती है। उस दिन गांव की अधिकतर महिलाएं सुरभि के साथ खड़ी होती हैं।
आखिर में पंचायत को हथियार डालने पड़ते हैं, क्योंकि खुद सरपंच की पत्नी और बेटी साथ खड़ी हो जाती हैं। और उधर विनोद भी अपने माता पिता को मनाकर घर में शौचालय बनवा देता है। उधर सुरभि के माँ बाप भी घर में शौचालय बनवा लेते हैं। शौचालय का प्रयोग करने के बाद आदमियों को समझ में आता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज थी, जिसे वो परंपरा के नाम पर अनदेखा कर रहे थे। इसके बाद सुरभि विनोद के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।